नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में शुक्लकालीन हिंदी आलोचना इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो विषय है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए देख लेते हैं। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। अर्थात स्पष्ट हो जा रहा है इससे कि वे कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हिंदी आलोचना के क्षेत्र में। वह एक उद्भट विद्वान, वो प्रकांड पंडित थे। उनकी आलोचना दृष्टि बड़ी पैनी थी। उन्होंने बड़े परिश्रम से अपने युग बोध को अर्जित किया था। साहित्य के अतिरिक्त उनकी अन्य अनुशासनों जैसे कि भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि में भी गहरी रुचि थी, जिसका पता उनके अनुदित पुस्तकों और मौलिक लेखों से चलता है। उनका अध्ययन विस्तृत, व्यापक तथा गंभीर था, है ना। अर्थात उनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो काफ़ी विशाल था, है ना। भाषा के साथ साथ वे दूसरे विषयों का भी अध्ययन करते थे और उसका भी क्या है, प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी कवियों तथा आलोचकों की कृतियों को भी पढ़ा। क्रोचे, आए रिचर्ड्स जैसे आलोचकों के विचारों तथा वाल्ट हिटमैन, विलियम डिकेंसन, कमिंग्स जैसे आधुनिक कवियों की कविताओं का भी उन्होंने अध्ययन किया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के साथ साथ जो पाश्चात्य लेखक हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं का भी अध्ययन किया, या फिर आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, है ना। प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य पर उनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी तथा आलोचना दृष्टि इतनी पैनी थी कि वह तुरंत मर्म की गहराई तक पहुंच जाते थे, है ना। यद्यपि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ना उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर विचार प्रकट किए हैं, मूल्यांकन किए हैं, परंतु उनकी आलोचना का केंद्रीय विषय काव्य ही रहा, है ना। उनकी ख्याति के आधार स्तंभ सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में उनके वे लेख हैं जिनमें काव्य पर विचार किया गया है और व्यवहारिक समीक्षा में तुलसी, सूरदास तथा जायसी पर लिखे गए ग्रंथ हैं। अर्थात कह सकते हैं कि आलोचना दो प्रकार का होता है, सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। तो रामचंद्र शुक्ल जो थे ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा पारंगत थे। और सैद्धांतिक आलोचना का बात करें तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो पुराने समय के लिखे गए काव्य है उस पर अपना विचार व्यक्त किए। और व्यवहारिक अगर आलोचना का बात करें तो वो सीधे सीधे जैसे तुलसीदास, सूरदास, है ना, या फिर मालिक मोहम्मद जायसी, इन पर जो लिखे वो क्या हो गया, व्यवहारिक समीक्षा। शुक्ल जी के काव्य चिंतन में काव्य और जीवन में कोई भेद नहीं है। वह काव्य को जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा मानते हैं। कविता जीवन का, मानव मनोभावों का, मनुष्य के क्रियाकलाप का चित्रण तो करती ही है, फिर नैसर्गिक प्रकृति का जिसके प्रांगण में मनुष्य विचरण करता है उसका भी कार्य करता है। अर्थात इनका कहना है कि कविता है ये मानव जीवन से पूर्णतः जुड़ा हुआ है ना। इसलिए काव्य के प्रमुख विषय जो होते हैं वो है मानव के कार्यकलाप, उनके मनोभाव तथा उनकी प्रकृति, है ना, ऐसा मानना है उनका। शुक्ल जी उसी कवि तथा काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें प्रकृति के साथ तादात्म्यगत अनुपूर्ति की व्यंजना की गई है ना। सूफी कवियों विशेष करके
जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, तो उनके काव्य की प्रशंसा इसलिए की गई कि उसमें कवि ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है ना। शुक्ल जी विशिष्ट पर बल न देकर सामान्य के चित्रण पर बल देते थे, है ना। तो ये भी एक विशिष्टता है ना कि वे विशिष्ट पर न बल देकर सामान्य के चित्रण पर बल देते थे। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद नामक निबंध में भी उन्होंने सामान्य के वर्णन को ही श्रेयकर माना है। सीता और नागमती अपने रानीपन को भूलकर जब सामान्य स्त्री की तरह सोचती है, वो आचरण करती है, तभी वे पाठकों को भावमग्न कर पाती है। वन गमन के समय मार्ग में ग्रामीण स्त्रियों के साथ सीता का वार्तालाप तथा आचरण और नागमणि का विरह वर्णन इसके उदाहरण है ना। शुक्ल जी कविता की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वो पाठकों को लोक सामान्य की भावभूमि पर खड़ा कर देती है। वो मानते हैं कि मनुष्य मात्र के हृदय में एक ही गुप्त तार पिरोया गया है। परिस्थिति विशेष में सभी मनुष्यों के मनोभाव एक समान होते हैं। उस तार को छूते ही, उन मनोभावों का चित्रण करते ही पाठक भावमग्न वो रसमग्न हो उठता है ना। सूरदास की बाल लीलाओं का वर्णन, किशोर राधा कृष्ण की पहली भेंट में हुई चुहल का वर्णन या गोपियों की विरह वेदना सभी हमें मुग्ध करते हैं, क्योंकि उनमें सामान्य मानव की चित्तवृत्ति, मनोभावों और आचरण का चित्रण है ना। तो ऐसा इनका कहना है कि जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है वही हमें अधिक आकर्षित करते हैं। वो स्पष्ट लिखते हैं कि श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं में मानव मन का चित्रण होता है और सुधी आलोचक कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद करता है। उनकी मानसिक प्रवृत्तियों की विशेषताएं बताता है। स्वयं शुक्ल जी ने तुलसी, सूर और जायसी की कविताओं की आलोचना करते हुए भी यही किया है ना। शुक्ल जी मानते हैं कि कविता का उद्देश्य है हमारे मनोभावों का परिष्कार करना, शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंधों की रक्षा करना, हमें संकीर्णता, संकुचितता, स्वार्थ से मुक्त करना, हमारी दृष्टि को विश्वव्यापी बनाना। तो इस तरह का उनका सोच था। उनके अनुसार कविता मनोरंजन का सिर्फ साधन नहीं है, कविता हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि तक पहुंचाती है ना। काव्य के रसास्वादन का लक्ष्य आनंद नहीं, भाव योग है। लोक हृदय में पाठक के हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ऐसा वे कहते हैं, है ना। कि लोक हृदय में पाठक के हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। उनकी दृष्टि से लोक मंगल कविता का लक्ष्य होना चाहिए। काव्य का सामाजिक चेतना और युग बोध से जुड़ना आवश्यक है, इसीलिए वो सिद्धावस्था के काव्य से साधनावस्था के काव्य को लोक रंजन से अधिक लोक मंगल को महत्व देते हैं, है ना। सिर्फ लोक रंजन करने से होगा नहीं, माना लोगों का मनोरंजन करने से सिर्फ नहीं चलेगा, लोक मंगल होना चाहिए। मतलब इस तरह की रचनाएं होनी चाहिए जिससे लोगों का मंगल हो, अर्थात लोगों का कल्याण हो, है ना। सूरदास का काव्य लोक रंजन का काव्य है ना, लोगों को आनंद देने वाला, है ना, सिद्धावस्था का काव्य है। उसमें गीता के कृष्ण का उनके असुर संहारक रूप का चित्रण नहीं है, भागवत में कृष्ण की लीलाओं का चित्र है। अतः वह तुलसी के काव्य की तुलना में हीन है ना। अर्थात उनके अनुसार
कि तुलसीदास ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का, उनके संघर्षशील कर्मठ व्यक्तित्व का चित्रण किया है। वो लोक की रक्षा के लिए कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं, है ना। अर्थात ये हो गया कि सूरदास का जो काव्य है वो शुक्ल के अनुसार लोकरंजन का काव्य है, जबकि तुलसीदास का जो लिखा गया रामचरितमानस नामक काव्य है वो लोक मंगल का काव्य है, और इन्होंने लोक रंजन से अधिक लोक मंगल को प्रधानता दी। इसलिए वे कहते हैं कि सूरदास के तुलना में तुलसीदास की रचना जो है वही अधिक श्रेष्ठ है। साथ ही शुक्ल जी सौंदर्य को कविता का मूल गुण मानते हैं, है ना। वह आलोचक के निम्न कार्य मानते हैं, है ना। पहला कि काव्य का गंभीर अध्ययन करके कवि की अंतर्वृत्ति का व्यवच्छेद करे, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाएं तथा काव्य के आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन करें, है ना। ये एक आलोचक का कार्य होना चाहिए। साथ ही ये दूसरा पॉइंट, युग विशेष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कवि व्यक्तित्व और काव्य रचना पर पड़े प्रभाव का विवेचन और विश्लेषण करें, है ना। अर्थात यहाँ पे क्या है, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, है ना, तो इन सब के आधार पर भी क्या है, इनका विवेचन करें। साथ ही तीसरा पॉइंट जो है, उनके अनुसार कालजयी कृतियों का पुनर्मूल्यांकन करें, है ना। कालजयी रचनाएं अर्थात जो अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इनके अनुसार उनका पुनः मूल्यांकन करें, प्राचीन साहित्य का युगानुकूल व्याख्या करें, समकालीन रचनाकारों का भी मार्गदर्शन करें। वैसे ही जो चौथा पॉइंट है, इसके अनुसार कि काव्य के सौंदर्य का उद्घाटन करें, है ना। तो ये कार्य बताए एक आलोचक के, है ना। तो आचार्य शुक्ल ने उपर्युक्त कार्य तो किए ही, साथ ही जिन बातों के कारण वह युग पुरुष आलोचक या हिंदी आलोचना की व्यवस्थित तथा उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाने वाले मनस्वी कहलाए, वे हैं कि भाव, विभाव तथा रस की नई व्याख्या इन्होंने की, है ना। इनके अनुसार लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है ना। ये जो दोनों टर्म है, भाव, विभाव, है ना, तो ये क्या है, रस निष्पत्ति से संबंधित टर्म है। आपने रस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इन बातों से, इन शब्दों से अवगत जरूर होंगे, है ना। वैसे ही इनके अनुसार उनकी मर्मभेदी पैनी दृष्टि तथा मूल को पकड़ने की क्षमता, है ना, जड़ को पकड़ने की क्षमता तथा सार ग्रहण करने की योग्यता, है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, है ना। द्विवेदी युगीन काव्य की सीमाओं को पहचानकर उन्होंने लिखा कि कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता है, हृदय का वेग भी खूब खुलकर व्यंजित नहीं होता था, है ना। द्विवेदी युग के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, है ना। साथ ही उन्होंने प्राचीन काव्य की अपने युगबोध और युग की भाषा में व्याख्या की, उसकी युगानुकूल पुनर्व्याख्या की, है ना। तुलसी के काव्य को आधुनिक जीवन के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बताया। काहे कि ये लोक मंगल से जुड़ा हुआ काव्य है। साथ ही वह पहले के काव्य का गंभीर अध्ययन करते हैं, फिर साहित्यिक रचनाओं के आधार पर साहित्य सिद्धांत स्थापित करते हैं, है ना। अगला पॉइंट, उन्होंने आलोचना के लिए ऐसे शब्द गढ़े जो उन आलोचना कर्म को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि शब्द है ना, लोक सामान्य की भाव भूमि, है ना, ये पद है, शब्द नहीं, ये ऐसा ही एक पद है ना, लोक सामान्य की भाव भूमि। तो इस तरह के पदों का वे प्रयोग किए। साथ ही अगला जो पॉइंट है, उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविक के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की, है ना। अर्थात बाह्य जगत
और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर, है ना, नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की, है ना। शुक्ल जी पूर्णतः क्या है, पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे, अर्थात अभी तक हम लोग जो देखे तो उनके खूबियों के बारे में जाने, है ना। अब 2-4 लाइन उनके कमियों के बारे में हम लोग जानते हैं। कहे कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां तो रह ही जाती है ना। तो शुक्ल जी का भी देखेंगे कि उनके लिखने में, उनके आलोचना के क्रम में भी क्या कोई त्रुटि रह गई थी, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि सीमाएं, है ना। तो क्या सीमाएं थी उसको देखते हैं, है ना। तो साहित्य और काव्य की उत्कृष्टता के संबंध में उनके अपने विचार थे, जिसमें उन्होंने लोक मंगल की भावना को ही प्रमुखता दी, है ना। और वो उस काव्य को ही उत्तम मानते थे जिसमें जीवन का विराट चित्रण हो। यही कारण है कि वो प्रबंध काव्य को मुक्तक काव्य या गीति काव्य से श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन अगर कहा जाए प्रबंध काव्य का तो अपना महत्व है ही साथ मुक्तक काव्य या गीति काव्य इसका भी महत्व है ना। इसको कमतर नहीं आंका जा सकता है। साथ ही तुलसीदास और जायसी की तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन सूरदास को कम महत्व देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि सूरदास की जो रचनाएं हैं वे भी हमें आत्मविभोर कर देती है ना। उनकी रचनाओं में जो लोक रंजन का भाव है ना, वो हमें बहुत ही सुखद अनुभूति देती है। तो सूरदास को कमतर आंकना कहीं ना कहीं सही प्रतीत नहीं होता। साथ ही छायावादी काव्य के प्रति भी उनकी दृष्टि स्वच्छ और पारदर्शी नहीं थी, है ना। आप जानते हैं कि छायावाद एक क्या है, काव्य रचना का एक महत्वपूर्ण युग था, है ना। जो हम लोग बोलते हैं निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, जो 4 स्तंभ हैं छायावाद के, है ना। तो ये पूरे काल को, पूरे छायावादी काव्य को ही वो क्या है, उनके अनुसार ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था, है ना। वो छायावादी काव्य को एक काव्य शैली मात्र मानते हैं, है ना। उसके कथ्य या वस्तु में न कोई नवीनता देखते हैं और न उसका महत्व स्वीकार करते हैं। छायावादी काव्य के बारे में, है ना, वो कहते हैं कि छायावादी कवियों को छंद, लय आदि के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं करने की बजाय पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहिए था, है ना। उन्होंने छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप का भी विरोध किया। और आप जानते हैं कि छायावाद का यही तो मूल था, है ना, रहस्यवाद, है ना। जबकि इन्होंने इसी का विरोध किया और छायावादी आंदोलन को अंग्रेजी साहित्य की रोमांटिक काव्य धारा का अनुसरण कहा। तो जो भी है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या है, शुक्लोत्तर युग का आलोचना, इस बारे में चर्चा करेंगे। और उससे अगले वाला वीडियो में रामविलास शर्मा का जो मार्क्सवादी आलोचना है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।